आज हम लोग देखेंगे डा का यूनिट 5। डा का यूनिट 5 जो है समझो डा का सबसे छोटा यूनिट और शायद सबसे इजी है। इसीलिए समझो आमतौर पे डा का सारा वीडियो में वो कैमरा से रिकॉर्ड करके करते थे, वैसे अभी टाइम भी कम है तो ये वीडियो ऐसे ही बस बना के दे रहे हैं। तो ये जैसे किया ना, डा का 5th यूनिट में है क्या, तो रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम अप्रोक्सीमेशन एक आएगा और एक वर्टेक्स कवर आएगा और एक बस रेवन का मेथड है। बस ये 3-4 टॉपिक ही हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, तो वो एनपी कंप्लीट का बस थ्योरी जैसा ही है। तो बस ये पूरा यूनिट जो है ना मोस्टली थ्योरी जैसा है, बस एक दो प्रॉब्लम में समझने वाला बात है, बाकी अधिकतर थ्योरी ही है। जैसे कि रेंडमाइज्ड रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम जो है ना, ये पूरा जो स्टार्टिंग का जो इसका जो इंट्रो है वो पूरा थ्योरी ही है। तो सबसे पहले रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम होता क्या है, तो एक ऐसा एल्गोरिथम जो एम्प्लॉय करता है डिग्री ऑफ रेंडमनेस। मतलब इसमें हम लोग ये करते हैं ना कि कोई भी रैंडम नंबर का यूज करते हैं। आमतौर पे हम लोग के पास कोई फिक्स्ड वैल्यू होता है कि या तो जैसे कि अगर हम लोग क्विक सॉर्ट ही है, क्विक सॉर्ट में भी हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर एरे एलिमेंट है तो लास्ट एलिमेंट को पाइवट बनाते हैं या फिर फर्स्ट एलिमेंट को बनाते हैं, ऐसे करके करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, तो इसमें हम लोग रैंडम वैल्यू को यूज करते हैं पाइवट बनाने के लिए। तो इससे हम लोग को क्या होता है, तो डिग्री ऑफ रेंडमनेस जो है ना पार्ट ऑफ लॉजिक बनता है इसका। तो ये हुआ, बस एक तरह से डिफिनीशन ही है रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम का। और एमसीक्यू के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोबेबिलिस्टिक प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम। ये जो है इसका दूसरा नाम ही ये है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका अगर एग्जाम में अगर आएगा ना लिखने के लिए, शॉर्ट नोट्स आ सकता है इसके ऊपर कि रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो बस ये डिफिनेशन लिख देना, इट इज आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम, और फिर ये डायग्राम बना देना। और फिर इसके ना दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लास वेगास और एक होता है मोंटे कार्लो। तो लास वेगास में क्या होता है, तो हमेशा सेम आउटपुट करता है सेम इनपुट पे। सेम इनपुट पे हर हमेशा ये फिक्स्ड है कि ऑलवेज हमेशा जनरेट करता है सेम आउटपुट। तो इसका एग्जांपल क्या है, तो रेंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट। और मोंटे कार्लो में क्या है, तो इसमें ना कभी कभी ऐसा होगा कि सेम आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करे। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि हर बार जो हम लोग जो सेम इनपुट देंगे तो आउटपुट कभी कभी कम हो, मतलब चेंज हो सकता है। इसीलिए तो इसमें क्या है, तो इसका एग्जांपल क्या है, तो रेंडमाइज्ड मीन कट एल्गोरिथम, ये जो है इसका एग्जांपल है। अब जो है ना एडवांटेज ऑफ रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम, तो 3 एडवांटेज है, ये बस थ्योरी है तो ये कर लेना कि क्या होता है। बेसिकली रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम ही यूज ही हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वही सब हम लोग कम करने के लिए। तो ये जो है ना सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, मोर एफिशिएंट है। मोर एफिशिएंट का मतलब क्या हो गया कि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा कम करता है। और तो बस, और क्या है, फास्ट है वेरी हाई प्रोबेबिलिटी के साथ, और आउटपुट विद वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। ये बस कुछ एडवांटेज है। हाँ, तो ये बस एडवांटेज पढ़ लेना थ्योरी के तौर पे। अब यहाँ पे जैसे कि है ना, इसका जो पहला रैंडमनाइज्ड एल्गोरिथम में जो पहला एल्गोरिथम है वो है रैंडमनाइज्ड क्विक सॉर्ट का। तो हम लोग नॉर्मल क्विक सॉर्ट जो पढ़े थे ना, वो पूरा का पूरा क्विक सॉर्ट रैंडमनाइज्ड क्विक सॉर्ट ना वही रहेगा, बस एक जगह चेंज होता है। वो क्या होता है, तो ये जो 2 लाइन है, बस ये 2 लाइन चेंज होगा, बाकी सब कुछ वही है। बाकी ये 2 लाइन जो है ना, ये 2 लाइन हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो ये 2 लाइन चेंज करेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं ना, कि आई जो है, जो पाइवट हम लोग लेते थे, वो क्या कर लेते थे, पहले हम लोग लास्ट एलिमेंट को लेते थे। पाइवट जो है, जो क्विक सॉर्ट में हम लोग वीडियो पढ़े थे यूनिट 2 में, उसमें हम क्या किए थे, उसमें हम ना जो पाइवट एलिमेंट है वो क्या किए थे, लास्ट वाली वैल्यू को पाइवट एलिमेंट बनाए थे। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल का यूज करके रैंडम कोई भी वैल्यू को हम लोग पाइवट बना रहे हैं। कोई भी रैंडम इंडेक्स को पाइवट बना रहे हैं, और उस रैंडम वेरिएबल को जो पाइवट बना रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग स्वैप कर रहे हैं। किससे स्वैप कर रहे हैं, तो लास्ट पोजीशन से। ताकि ये हो जाए ना कि जो रैंडम वेरिएबल, तो हम लोग रैंडम तो पाइवट लिए, लेकिन जो रैंडम है उसको हम लोग क्या किए, लास्ट पोजीशन पे स्वैप करके लास्ट पोजीशन पे पहुंचा दिए। तो वही ये जो है ना एरे में हम लोग देखो कि एरे का ये जो एग्जांपल में ऐसे देख लो कि 5 4 8 9 1 2 11 ये दिया हुआ था। हम लोग पहले क्या करते थे, 11 को डायरेक्टली पाइवट लेते थे, जो हम लोग नॉर्मल क्विक सॉर्ट करते थे। इसको हम लोग पाइवट बनाते थे लास्ट एलिमेंट को। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वैल्यू को हम लोग पाइवट बनाए और इसको क्या किया, स्वैप कर दिए। इसको हम लोग स्वैप कर दिए, समझो इस वाले वैल्यू को इस वाले वैल्यू से हम लोग स्वैप कर दिए।
तो 8 के जगह पे 11 हो गया और 11 की जगह पे 8 हो गया। और अब ये पाइवट हुई, क्योंकि पाइवट तो ये था ना, तो यही पाइवट बन गया। तो अब ये पाइवट बन गया, तो अब ये क्या हो गया, ये अब जो नॉर्मल क्विक शॉट था, नॉर्मल क्विक शॉट के फॉर्म में आ गया। तो बाकी जितना चीज है ना, वो सारा चीज हम लोग क्विक शॉट का ही जैसे कर रहे हैं, सब कुछ हम लोग क्विक शॉट ही कर रहे हैं। बाकी और कोई अंतर नहीं है, बस सब कुछ सेम है। तो रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट में बस यही 2 लाइन का अंतर है, 2 लाइन एडिशन ये हुआ है, बाकी सारा कुछ सेम ही है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, तो ये हम लोग ये क्यों, तो इसका बेनिफिट ये होता है ना कि जो वर्स्ट केस है, जो वर्स्ट केस होता था क्विक सॉर्ट का, वो क्या होता था, एन स्क्वायर। तो ये जो वर्स्ट केस एन स्क्वायर है ना, वो अब कम हो जाएगा, वो अब एन लॉग एन हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम लोग क्या होगा, हम लोग रैंडम वेरिएबल लेंगे, हम लोग हमेशा लास्ट नहीं लेंगे। वर्स्ट केस का मतलब क्या, कि या तो ये वेरिएबल जो है ना, समझो पहले से सॉर्टेड है। क्विक सॉर्ट में वर्स्ट केस कब आता था, या तो वो पहले से सॉर्टेड हो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब वर्स्ट केस आता था। तो अगर ये समझो, अगर असेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्टेड है, तो वर्स्ट केस में क्या होता था, यहाँ पे ये 8 लिए तो बाकी सारे एलिमेंट पाइवट के इस तरफ ही हो गए। तो ये जो वर्स्ट केस होता था ना, तो वो वर्स्ट केस अब रेंडमनाइज्ड यूज कर रहे हैं। तो ये 8 तो लेगा नहीं, मतलब रेंडमनाइज्ड में कुछ भी ले सकता है। मतलब मान लो कि हाँ, समझो एक बार में 8 ले भी लिया, तो फिर दोबारा में तो इतना में फिर हर बार तो वो ऐसा नहीं होगा ना कि हर बार वो सबसे लास्ट एलिमेंट को ले। ऐसा होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 अपॉन जितना नंबर ऑफ एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है उतने फैक्टोरियल। तो वो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा एक एक केस होगा वैसा ऐसा जिसमें वो सारे वैल्यू को सबसे लास्ट में ले। तो वो बहुत रेयर केस होता है। तो इसीलिए रैंडम में क्या होगा, तो रैंडम में कोई भी रैंडम वैल्यू को लेगा, उसको पाइवट बना देगा, तो उससे क्या होगा, तो ये इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा। मतलब या तो इक्वली, मतलब टोटली अनबैलेंस्ड नहीं होगा। ये जो है पहले में क्या कंडीशन था, ये जो था वर्स्ट केस में क्या था, ये अनबैलेंस्ड था, टोटली अनबैलेंस्ड था। तो ये अनबैलेंस्ड को ना, अनबैलेंस्ड नहीं रहेगा, ये थोड़ा मतलब वर्स्ट केस नहीं है अगर है, तो उसके अलावा एवरेज केस भी अगर होगा तो एन लॉग एन ही होता है एवरेज केस क्विक शॉट का, तो एन लॉग एन इसका बन जाएगा। तो बस यही जो है ना इसका बेनिफिट है। ये था समझो क्विक शॉट। अब इसका जो दूसरा प्रॉब्लम है रैंडमाइज्ड का, वो क्या है, तो उसका है भाई, एक है हायरिंग प्रॉब्लम। तो हायरिंग प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, सपोज एक तरह से ना तुम एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी हो जो हायर करता है ऑफिस असिस्टेंट को। एक एजेंसी जो है ना, तुमको रोज एक कैंडिडेट भेज रहा है। अब उस कैंडिडेट का तुम इंटरव्यू कर रहे हो और ये बता रहे हो ना कि उसको तुम हायर करोगे या नहीं करोगे। इंटरव्यू करने में कुछ खर्चा होगा, तो उस कॉस्ट को हम लोग लिखते हैं सीआई से। और हायर अगर करेंगे, तो अब हायर करने में क्या होता है, अगर तुम हायर करोगे तो कुछ एजेंसी है, अगर वो एजेंसी तुमको अगर आदमी भेज रहा है हर रोज, तो अगर तुम उसका आदमी को अगर हायर करोगे तो वो क्या लेगा, अगर हायर करोगे तो वो कुछ कमीशन लेगा एजेंसी को। तो जो सीएच है, जो हायरिंग कॉस्ट है, और फिर हायर अगर करोगे तो उस आदमी को तुम सैलरी भी दोगे, तो उसका भी खर्चा होगा। तो हायर करने का खर्चा जो है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा इंटरव्यू लेने में क्या है, बस अगर तुम सिर्फ इंटरव्यू ले रहे हो तो तुमको बस इंटरव्यू का खर्चा लग रहा है। तो और कोई खर्चा नहीं लग रहा है। अगर तुम उसको अगर सिलेक्ट नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, बस उसको आ रहे हैं, मतलब वो कोई कैंडिडेट आ रहा है, उसका तुम इंटरव्यू ले रहे हो, अगर वो सिलेक्ट नहीं हुआ तो वो वापस चला गया, उसमें तुमको कोई खर्चा नहीं हो रहा है। जो बस इंटरव्यू लेने का जो खर्चा है बस वही हो रहा है। अब तुम हायर कर रहे हो तो उसमें क्या करोगे, उसमें तुमको एजेंसी को भी देना पड़ेगा कमीशन, और फिर तुम उस हायर किए हो तो उसको सैलरी भी देना पड़ेगा। तो हायर का जो सैलरी मतलब कॉस्ट होता है, वो क्या होता है, हमेशा इंटरव्यू के कॉस्ट से ज्यादा होता है। हायर का कॉस्ट जो है इंटरव्यू की कॉस्ट से ज्यादा होता है। तो हायरिंग प्रॉब्लम का जो नॉर्मल सॉल्यूशन है, जो रेंडमनाइज्ड सॉल्यूशन नहीं है, समझो कोई अगर रैंडम सॉल्यूशन है, मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन में क्या होगा, समझो मान लो कि एन एन ये कैंडिडेट है, एन कैंडिडेट आया है, उसका हम लोग हायर असिस्टेंट का एल्गोरिथम लिखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग बेस्ट जो है अभी जीरो है, समझो मान लो कि अभी बेस्ट जीरो है। तो फॉर आई इक्वल टू 1 to n, हर कैंडिडेट को ना हम लोग एक बार एक करके वो 1 से लेके n तक वो आते जाएगा। उसमें जो 1 से n है तो उसको हम लोग इंटरव्यू करेंगे। समझो अगर n अगर स्टूडेंट आ रहा है तो हर एक को हम लोग 1 से n, हर एक को हम लोग चेक करेंगे ना, हर एक को हम लोग इंटरव्यू करेंगे, हर कैंडिडेट का इंटरव्यू करेंगे। अगर वो कैंडिडेट जो है अगर बेटर देन बेस्ट होगा, अगर कैंडिडेट जो है वो बेटर देन बेस्ट होगा तो उसको हम लोग हायर कर लेंगे।
और बेस्ट का वैल्यू को भी हम लोग 1 कर देंगे, मतलब जो वैल्यू आया ना, जो कैंडिडेट आया उसके उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग बेस्ट का वैल्यू भी बना लेंगे, तो उसको हम लोग हायर करेंगे। तो इसमें टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है? इसमें टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है? देखो ये n टाइम्स चल रहा है लूप, ये लूप जो है कितना टाइम चल रहा है? n टाइम्स, 1 to n, तो n टाइम्स लूप चल रहा है। लूप के अंदर में क्या क्या है? लूप के अंदर में ये है, तो लूप के अंदर में ये है और ये n टाइम्स चल रहा है, तो ये इसके अंदर में है क्या क्या? तो एक है पहला कि इंटरव्यू कर रहा है, तो इंटरव्यू कर रहा है तो मतलब सी आई, और n टाइम्स चल रहा है तो सी आई इंटू एन, ये हो गया समझो पहला कॉस्ट। और अब ये क्या है? ये कंडीशन है कि इफ कैंडिडेट आई जो है ना अगर बेटर देन बेस्ट है, तब समझो हम लोग उसको हायर कर रहे हैं। तो ये अगर समझो मान लो कि अगर ये जो है ना एन में से, इस एन में से एम कैंडिडेट ऐसा था जिसको हम लोग हायर किए, तो एम कैंडिडेट को हायर किए और उसका कॉस्ट क्या है? तो सी एच, तो ये टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? ओ ऑफ सी आई इंटू एन प्लस सी एच इंटू एम, ये टोटल कॉस्ट हो गया ये एल्गोरिथम का। और रेंडमनाइज्ड एल्गोरिथम सब जो है ना बहुत इजी होता है, बस छोटा छोटा एल्गो होता है, बस वही है। अब ये टोटल कॉस्ट हो गया। अब इसमें से बेस्ट केस अगर हम लोग निकालें, बेस्ट केस कब होगा? जब तुम किसी को हायर नहीं करोगे। अगर तुम आया, सारे कैंडिडेट आए, सारे कैंडिडेट को बस तुम इंटरव्यू लिए, किसी को हायर नहीं किए, तो तुम्हारा बेस्ट केस है, तुमको कॉस्ट बहुत कम लगेगा। हायर का कॉस्ट अगर निग्लिजिबल अगर है, समझो मान लो कि हायर में 10 रुपए ही लग रहा है, 100 बच्चा आया तो 1 ही 1000 रुपया हुआ। लेकिन अगर तुम अब मतलब इंटरव्यू में वो हायर बोल दिया, इंटरव्यू में अगर समझो 10 रुपया लग रहा है पर बच्चा, और 100 बच्चे आए तो 1000 रुपए ही हुए। अब तुमको हायर में समझो 50 हजार लग रहा है, हायर में सैलरी तुम 50 हजार दे रहे हो, 10 हजार कमीशन दे रहे हो, तो 60 हजार हुआ। और 100 बच्चे आए तो 60 हजार इंटू 100, लगभग 60 लाख रुपए हो गए। तो 1 हजार के कंपैरिजन में 60 लाख तो बहुत कम है ना। तो समझो एक तरह से जब अगर नो हायर का केस होगा, जब तुम अगर किसी को हायर नहीं करोगे, तो वो तुम्हारा बेस्ट केस है। तुम किसी को हायर ही नहीं किए तो तुम्हारा बेस्ट केस है, तुम्हारा कॉस्ट बहुत कम है, मतलब कॉस्ट जिसमें कम होता है ना, उसको हम लोग बेस्ट केस बोलते हैं। तो सबसे कम कॉस्ट कब हो रहा है? जब तुम किसी को हायर ही नहीं कर रहे हो। हायर ही नहीं कर रहे हो तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, तो वो कोई कॉस्ट नहीं है, तो इसीलिए उसका जो बेस्ट केस क्या हो जाएगा? हायर का कॉस्ट जीरो, मतलब हायर जो है किसी को तुम हायर कर ही नहीं रहे हो, तो ये एम की वैल्यू क्या होगी? जीरो। एम की वैल्यू जीरो, यानी कि सी एच, ये सी एच इंटू जीरो, तो जीरो, तो बच क्या गया? तो सी आई इंटू एन, ये बस बच गया। ये है बेस्ट केस। अब वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस क्या है कि एन कैंडिडेट आया और तुम सबको सिलेक्ट कर लिए। एन कैंडिडेट ऐसे ऑर्डर में आया ना कि सब बेटर होते गया, सबको सिलेक्ट करना पड़ा। सबको अगर सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? एम इज इक्वल टू एन हो जाएगा। सबको अगर सिलेक्ट करेंगे तो एम इक्वल टू एन होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस इक्वेशन में m इक्वल टू एन पुट करेंगे तो क्या होगा? सी आई ऑफ एन इंटू सी एच ऑफ एन। अब ये बड़ा वैल्यू है, जो हायर वैल्यू होता है उसको हम लोग रखते हैं, लोअर वैल्यू को इग्नोर करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी में। तो ये लोअर वैल्यू है तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो सबको अगर हम लोग हायर करेंगे तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो वर्स्ट केस होगा। और फिर ओ ऑफ सी एन है। बेसिकली वर्स्ट केस कब होगा? जब सबको हायर करेंगे, जितना है बच्चा है सबको अगर हम लोग हायर करेंगे तो कॉस्ट सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कॉस्ट उसी टाइम होगा कि सबको अगर हम लोग हायर भी कर ले, सबका इंटरव्यू लिए, सबको हम लोग हायर कर लिए, तो वो कॉस्ट सबसे ज्यादा होगा। तो ये हो गया वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस में क्या होता है? तो सी एन ऑफ, मतलब सी एच एन जो है उसका वर्स्ट केस होता है। ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल हायर अगर हम लोग को करना होगा तो ऐसे नॉर्मल हायर कर रहे हैं। अब हम लोग को ना रेंडमनाइज्ड हायर असिस्टेंट हम लोग करेंगे। अगर समझो रेंडमनाइज्ड हायर असिस्टेंट अगर कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग बुला ही नहीं रहे हैं। इसमें हम लोग बेस्ट का वैल्यू को आई कर रहे हैं ना, तो बेस्ट का वैल्यू आई अगर जो है मतलब ये जो आई का वैल्यू है वो अगर बेटर होगा तब तो हायर कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? रैंडमली हम लोग वैल्यू जो है ना परम्यूट कर रहे हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। रैंडमली कोई भी बंदा को आए, जैसे कि ना समझो अगर एक में समझो अगर एक आया, फिर टू आया, फिर थ्री आया, फोर आया, नॉर्मल में समझो ऐसे आ रहा था, तो सबको हम लोग हायर कर रहे थे। इसमें क्या होगा? हम लोग फोर को ही पहले भेज दिए। अगर ये फोर को पहले ही भेज दिए तो क्या होगा? फोर सिलेक्ट हो गया, फोर सिलेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद अगर वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। वो सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो फोर से ज्यादा नहीं है ना। फोर से ज्यादा स्किल्ड वैल्यू कोई अगर आए ना, ये समझो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट है, मतलब 7 कैंडिडेट थे, 7 कैंडिडेट का स्किल लेवल है, समझो एक का 1 स्किल है, एक का 2 स्किल है, एक का 3 स्किल है, फिर एक का 4 स्किल है, एक का 5 स्किल है, एक का 6 स्किल है, एक का 7 स्किल है। टोटल ये स्किल वैल्यू है समझो सबका।
अब इसको स्किल वैल्यू है। अब ना समझो हम लोग नॉर्मल एल्गोरिथम कर रहे थे, तो नॉर्मल एल्गोरिथम में क्या हो रहा था, सबसे पहले 1 आ रहा था, 1 आ रहा था, उसको हम लोग हायर किए। फिर दूसरा बार में 2 आया, तो 2 आया तो उसको भी हायर कर लिए, क्योंकि 1 का वैल्यू जो है ना, मतलब उसका जो स्किल है, मतलब 2 का जो स्किल है वो 1 से ज्यादा है, स्किल जो है ज्यादा है, इसीलिए हायर किए। फिर 3 आया तो उसका स्किल 2 से ज्यादा है, तो उसको भी हायर कर लिया। फिर 4 आया तो उसका स्किल 3 से भी ज्यादा है, तो उसको हम लोग हायर किए। ऐसे ही हम लोग सबको हायर कर रहे थे, तब वो वर्स्ट केस हो रहा था। इस वाले में क्या करेंगे, अब हम लोग रैंडम में, इसमें से हम लोग रैंडम वैल्यू को लेंगे। वो सीक्वेंस में आ रहा था ना, वो सीक्वेंस में नहीं आने देंगे, रैंडम कोई भी वैल्यू को हम लोग परमिट करेंगे। तो ये समझो, मान लो कि ये 4 जो है ये पहले आ गया, तो ये पहले 4 आया, तो उसके बाद 1 2 3 जब आएगा, तो वो कभी भी हायर नहीं होगा। तो बच क्या गया, 5 6 7, तो मतलब वो वर्स्ट केस से तो अब हट गया ना। तो इसको, इसका ना, अब एक पूरा एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन हम डाल देंगे नोट्स पे। वो पूरा एक सॉल्यूशन है कि लॉग एन कैसे होता है, उसमें ना प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हर एक प्रोबेबिलिटी का 1/i सिलेक्शन का। तो उसको हम लोग जो है ना, सिग्मा आई इक्वल टू वन से लेके अगर एन तक हम लोग सॉल्व करेंगे, और 1/i अगर प्रोबेबिलिटी होगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो इसका वैल्यू लॉग एन आएगा। तो वो, उससे हम लोग के पास ये लॉग एन आया, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वो सी एन लॉग एन होता है। ये उसका एक जो है ना, वो जो फॉर्मूला जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालने का, मतलब लॉग एन कैसे आया ना, उसका एक डिराइवेशन टाइप का है। तो वो हम भेज देंगे, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे वो, मतलब अगर आ जाए तो, अगर तुमको बोल देना कि डिराइव करके ही बता दो क्या कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो लिख सकते हो उसको, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये था समझो रेंडमनाइज्ड हायर असिस्टेंट का। अब जो इसके तीसरा टॉपिक है ना इस यूनिट का, वो है स्ट्रिंग मैचिंग। इस स्ट्रिंग मैचिंग में ये है रेवन, रेवन का। तो स्ट्रिंग मैचिंग बेसिकली होता क्या है ना, तो स्ट्रिंग मैचिंग में हम लोग करते क्या है, हम लोग कोई एक टेक्स्ट गिवन है, उस टेक्स्ट गिवन है और एक पैटर्न गिवन होगा। इन दोनों पैटर्न, ये पैटर्न जो है ना, हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये पैटर्न है या फिर नहीं है इस टेक्स्ट में। हम लोग इस पैटर्न को खोजते हैं, तो इसी को हम लोग स्ट्रिंग मैचिंग कहते हैं। तो ये जो टेक्स्ट है समझो ए बी, ये समझो टेक्स्ट है। पैटर्न क्या है, ए बी, ये पैटर्न है, इसको हम लोग सर्च करेंगे। तो हम लोग इसको सर्च कैसे कर रहे हैं ना, तो हम लोग इसका जो है पैटर्न है, इस पैटर्न का हैश कोड बनाएंगे। इस पैटर्न का हैश कोड बनाएंगे, और फिर जितने साइज का ये पैटर्न है, उसके उसके साइज के अकॉर्डिंग जो है ना, हम लोग टेक्स्ट का हैश कोड बनाते जाएंगे, और हर एक का हैश कोड से कंपेयर करेंगे। तो जैसे कि ये है ए बी है, इसका हम लोग हैश कोड बनाएंगे। तो हैश कोड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे कि ए बी सी डी है, तो ए को 1 दे दिए, बी को 2 दे दिए, थ्री को, मतलब सी को 3 दे दिए, डी को 4 दे दिए। ये जो वैल्यू है ये हम लोग खुद से दे रहे हैं, ये हम लोग खुद से दे रहे हैं। हम लोग कोई भी ले सकते हैं इसमें। तो ए को हम लोग 1 दिए, बी को 2 दिए, मतलब नॉर्मली जैसे हम लोग अल्फाबेटिकली में कर रहे हैं, तो ए को 1, बी को 2, ऐसे करके हम लोग वैल्यू दे दिए सबका। 10 तक, अगर मान लो कि 10 तक अगर हम लोग वैल्यू दिए हैं, कि 10 तक हम लोग के पास ऐसा अगर होगा ना कि टेक्स्ट में अगर 10 तक हम लोग, मान लो कि 10 तक हम लोग मैक्सिमम दे देते हैं, तो 10 तक का वैल्यू अगर दिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पैटर्न है ए बी है, इसका हम लोग हैश कोड बनाएंगे। ये एक तरह से हैश फंक्शन है इसका। हैश फंक्शन मतलब ए बी का क्या होगा, ए का क्या है यहाँ पे कोड, ए का 1 है, फिर ए का 1 है, फिर बी का क्या है 2, तो 1 + 1 + 2 क्या होगा वैल्यू 4। तो ये 4 जो है ये हैश कोड है, ये पूरा हैश फंक्शन था। अब इसी में ये जो 4 है ना, इसको हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे। हमके पास ये क्या था कि हम लोग सबको पैटर्न को, या तो हम लोग सबको पूरा को सॉल्व करते हैं, मतलब सबका हम लोग मैचिंग करते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बस इसमें हम लोग 4 है ना, तो अब 4 आया। अब ये हम लोग हैश कोड के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, ए है, तो ए है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए का क्या करेंगे, हैश कोड निकालेंगे। तो ए का हैश कोड क्या होगा, 1 + 1 + 1 = 3, ये इसका हैश कोड हो गया ए का। तो ये नॉट मैचिंग, ये 4 से मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए ये नॉट मैचिंग हुआ। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे फर्स्ट 3 लिए थे, अब हम लोग शिफ्ट करके यहाँ से हम लोग नेक्स्ट 3 लेंगे। नेक्स्ट 3 ये है, मतलब उसके जस्ट एक शिफ्ट करेंगे, एक शिफ्ट करेंगे, तो ये 3 अभी हो गया। इन 3 का हम लोग हैश कोड निकालेंगे। हैश कोड इसका भी 3 आया, नॉट मैचिंग। फिर अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर शिफ्ट करके इन तीनों का निकालेंगे, इसका भी नॉट मैचिंग आ गया,
फिर इन तीनों का निकालेंगे, इसका हम लोग मैचिंग आया, इसका यहाँ पे मैचिंग आया ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेट को हम लोग चेक करेंगे। मैचिंग आने के बाद ये जरूरी नहीं है कि मैचिंग अगर आ रहा है तो वो कोड सही है, मतलब मिल गया, ऐसा नहीं है कि मैचिंग है तो मिल गया। मैचिंग अगर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट से हम लोग कंपेयर करेंगे। जो है ना, ए बी है, ए को ए से कंपेयर किए, ये मिल गया। ए को ए से किए, ये मिल गया सही। फिर बी को बी से किए तो ये मिल गया। तो ये अगर मैच हो रहा है तब जाके हम लोग कहेंगे कि ये पैटर्न उसमें अवेलेबल है। तो ये हम लोग के पास स्ट्रिंग मैचिंग का एक तरह से फंडा है कि स्ट्रिंग मैचिंग में हम लोग करते क्या है। तो समझो इसमें हम लोग के पास अल्फाबेट का वो मैचिंग मिल गया। अब जो है ना, ये तो समझो सॉल्यूशन था हमारे पास, नॉर्मल सॉल्यूशन। अब जो है ना, इस नॉर्मल सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये था ना, जैसे कि प्रॉब्लम को समझने के लिए ये एग्जांपल समझो कि प्रॉब्लम ना ये है, सी सी ए, मतलब ये जो है ना टेक्स्ट है, ये टी है, मतलब टेक्स्ट है ये टी, सी सी ए, ए ई डी बी डी, डी बी ए, ये हमारे पास टेक्स्ट है। ये पूरा टैक्स है और इसका पैटर्न ये है, पैटर्न है डीबीए। तो पैटर्न ये है और ये टैक्स है। तो इसका हम लोग जो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो सॉल्व करेंगे ना, तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो पैटर्न का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, पैटर्न का कोड। तो पैटर्न का कोड बनेगा, मतलब डीबीए, यानी कि डी का क्या है 4, तो 4 प्लस बी का क्या है 2, तो 4 प्लस 2 प्लस, और ए का क्या है 1, तो 4 प्लस 2 प्लस 1, तो इक्वल टू क्या हुआ 7। तो ये पैटर्न का कोड हुआ 7। ये हमारे पास पैटर्न का आ गया, हैश कोड आ गया। अब जो है ना, यही हैश कोड अब ये तीन साइज का है, तो तीन साइज को हम लोग जैसे इसमें हम लोग ले रहे थे ना, तीन साइज को हम लोग अब इसका हम लोग हैश कोड निकाल रहे थे, वो हम लोग निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग इसको, हम तीन साइज है, इस तीन साइज को हम लोग एड अप करके पता कर रहे हैं कि पैटर्न का जो हैश कोड है उससे मैच कर रहा है या नहीं। तो ये सी सी ए है, तो सी का मतलब क्या है 3, फिर सी का मतलब 3, ए का मतलब 1, तो 3 प्लस 3 प्लस 1 क्या हुआ 7। ये 7 हुआ। अब इसको हम लोग अगर 7 है यानी कि मैच कर रहा है, मतलब इसका जो हैश कोड है ना, हैश कोड मैच कर रहा है। तो हम लोग पैटर्न हैश कोड मैच करता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे जब मैचिंग आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हैश कोड मैच होता है तो अल्फाबेट को चेक करते हैं। तो अल्फाबेट को हम लोग चेक करेंगे, तो सी से डी हम लोग का अल्फाबेट जो है मैच नहीं कर रहा है, फिर सी से बी मैच नहीं कर रहा है, ए से ए कर रहा है, मतलब ये जो है ना, मतलब अल्फाबेट मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हैश कोड जो है वो मैच कर रहा है। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्पूरियस हिट। ये जो कंडीशन होता है जिसमें कैरेक्टर मैच नहीं करता है लेकिन हैश कोड मैच कर रहा है, तो ये स्पूरियस हिट कहलाता है। ये एमसीक्यू के लिए याद भी रख लेना। समझो अभी इसके बाद पहला में तो समझो स्पूरियस हिट आया कि हैश कोड मैच हो गया लेकिन कैरेक्टर मैच नहीं हुआ। फिर अब हम लोग दूसरा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट किए तो नेक्स्ट तीन करेक्टर, तो ये तीन करेक्टर है, तो सी ए सी का क्या होगा 3 प्लस 1 प्लस 3, तो ये भी क्या होगा 7, ये भी स्पूरियस हिट हो गया। फिर उसके बाद ए सी सी, तो ए सी सी मतलब क्या कि 1 प्लस 3 प्लस 3, तो ये भी 7 हो गया। तो ए सी सी भी मैच नहीं किया, मतलब कैरेक्टर मैच नहीं किया, तो स्पूरियस हिट। फिर इसमें क्या है सी सी ए, तो सी सी ए यानी कि 3 प्लस 3 प्लस 1, तो 7, तो स्पूरियस हिट होगा इसमें भी कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या होगा ए ए ई का मतलब सी ए का मतलब, तो 3 प्लस 1 प्लस 1, तो 5 हुआ। ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है तो इसमें कुछ नहीं होगा, ये नॉट मैचिंग है। फिर उसके बाद है ए ए ई का क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 5, ई का क्या होता है, ई का क्या है यहाँ पे 5, तो ई का कोड 5 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 5, तो 7। तो ये भी क्या हो गया स्पूरियस हिट हो गया, इसमें कैरेक्टर मैच करेंगे, मैच नहीं कर रहा है कैरेक्टर, तो स्पूरियस हिट होगा। उसके बाद क्या होगा ए ई डी, ये जो ए ई डी है वो, तो ए ई डी यानी कि 1 प्लस 5 प्लस 4, वो 10 नॉट मैचिंग हो गया। उसके बाद ई डी बी का क्या होगा 5 प्लस 4 प्लस 2, तो 11, ये भी मैच नहीं करेगा। तो अब लास्ट सेट क्या है डीबीए, तो डीबीए का क्या होगा तो 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये जो है ये क्या होगा ये 7 है, और ये वैलिड कैरेक्टर, इसको हम लोग वैलिड, और इसमें ना कैरेक्टर मैच कर रहा है। डीबीए जो है इसका कैरेक्टर मैच कर रहा है, डी का डी से, बी का बी से, ए का ए से, मतलब ये तीनों कैरेक्टर मैच कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ना कैरेक्टर भी मैच कर रहा है, हैश कोड भी मैच कर रहा है। जब दोनों चीज
मैच करता है, करेक्टर एज वेल एज हैश कोड इज मैचिंग, तो उसको हम लोग कहते हैं वैलिडेट। ये दो वर्ड जो है ना, स्पूरियस हिट और वैलिडेट, ये एमसीक्यू के लिए पढ़ लेना। तो इसमें ना प्रॉब्लम क्या था, इसमें प्रॉब्लम ये था ना कि स्पूरियस हिट बहुत ज्यादा है। देखो स्पूरियस हिट कितना सारा है, वैलिडेट बस एक था, स्पूरियस हिट कितना ज्यादा हो गया। तो इसमें स्पूरियस हिट वैलिड इलाज होगा, ये हमारे लिए प्रॉब्लम का बात है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए रेबिट कार्प ने क्या किया ना कि उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जो 10 टू द पावर है, ये जो 10 है ना, ये जो बेस 10 है, ये जितना करेक्टर हम लोग यहाँ पे लिए हैं ना, करेक्टर का हम लोग कोड जो यहाँ पे लिए हैं, उतने करेक्टर का कोड के अकॉर्डिंग वो बेस मिलता है। जैसे कि इसमें हम लोग ABCDEFGHIJ जे तक, मतलब 10 तक हम लोग लिए, तो इसीलिए इसका बेस 10 है। तो इसका बेस जो है ना 10 है, यहाँ पे भी बेस जो है वो 10 है, यहाँ बेस 10 है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसका करेक्टर को क्या करते हैं, पैटर्न में जो डी का वैल्यू था, डी का वैल्यू क्या था, डी का वैल्यू 4 है, वो तो 4 तो रहेगा ही। उसके साथ क्या करेंगे, तो उसके साथ जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर है ना, ये जो सेट में, ये जो सेट है इसमें जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर है, तो उसके पावर में हम लोग m-1 करेंगे। मतलब m-1 का जो समेशन है ना वो करेंगे। जैसे कि m=3 है, इसमें m=3 का मतलब क्या कि इसका साइज, पैटर्न का जो साइज है, जो पैटर्न का साइज होता है उसको हम लोग एम बोलते हैं। तो ये जो है ना पैटर्न का साइज क्या है, DBA, यानी कि 3 करेक्टर, DBA 3 करेक्टर है, तो इसका साइज क्या होगा, तो m=3। तो ये m=3 है, तो इसका जो हम लोग के पास, जो हम लोग इसका कोड निकालेंगे ना, हैश कोड, हैश कोड में क्या हो जाएगा, तो 4, मतलब डी का तो 4 होता था ना, 4, और 4 × 10⁻², हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, m-1 से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक एंड होगा, एंड होगा यहाँ 0 तक। जो m माइनस, ये जो m का वैल्यू है ना, उस m का वैल्यू का माइनस से हम लोग, -1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 0 तक। जैसे एक तरह से बाइनरी, जैसे समझ लो कि बाइनरी अगर हम लोग जो नंबर होता है बाइनरी से डेसिमल करते हैं ना, उसी तरह से ये भी है। तो ये m3 है, तो मतलब इसमें क्या होगा, 4 × 10⁻² प्लस 2 × 10⁻1 इंटू 1 प्लस 10⁻0। ये हमारे पास ये कोड बन के आया 421। ये जो है ना 421, ये हमारे पास नया कोड बन के आया पैटर्न का। पैटर्न का कोड पहले क्या था, पहले पैटर्न का कोड क्या आया था, 7। जब कोई, अगर हम लोग रैबिन कार्प का यूज नहीं कर रहे थे तो 7 आया था। अभी रैबिन कार्प का यूज किया तो क्या हो गया, 421 आ गया। अब जो है ना, अब हम लोग मैचिंग करेंगे, अब हम लोग इसको मैचिंग करेंगे अलग से, मतलब हम लोग 3 का सेट लेंगे। तो CCA, तो CCA का जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, रेबिन कैप से हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, CCA का फाइंड आउट करेंगे तो 3 × 10⁻, C का क्या है, मतलब 3 × 10⁻² प्लस C है फिर से, तो 3 × 10⁻1 प्लस A है, यानी कि 1 × 10⁻0। तो 300 प्लस 30 प्लस 1, तो 331, ये हमारे पास इसका वैल्यू आ गया। तो ये CCA का हुआ। फिर CAC का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐसे 3 × 10⁻² इंटू 1 × 10⁻1 प्लस 3 × 10⁻0, ऐसे करके 313 बनेगा। वो सारे वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी तक कोई स्पूरियस हिट नहीं आया। जहां पे ये मैचिंग करेगा ना, बस वहां पे जाके ये स्पूरियस होगा, जहां पे भी ये मैच कर जाए तो ये हमारा स्पूरियस हिट वहां पे जाके मैच होगा। तो इसमें हम लोग के पास बेनिफिट क्या होता है, इसमें स्पूरियस हिट बहुत कम हो गया, तो इसमें स्पूरियस हिट कम हो जाता है, तो इसमें हम लोग मैचिंग करके ये आया, तो ये आंसर ऐसे सॉल्व होगा ये। तो बस इसमें इतना ही था, समझो। अब इसका वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, तो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका होता है nm, और एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, तो n-m+1। इसका कोई डेरिवेशन याद करने का जरूरत नहीं है, बस वैल्यू एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू के लिए इसका वैल्यू याद रखना, और बस इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। तो अब इसके बेसिस पे बस यही जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को, ये तो क्वेश्चन जो था ना, इसको जो ड्राइविंग कार्ड से हम लोग ऐसे सॉल्व किए, हम डायरेक्टली यहाँ पे सारे को वैल्यू लिख दिए थे, जितना भी था ना सबका वैल्यू लिख दिए थे। हम लोग अब उसको सॉल्व एक्चुअली में एग्जाम में कैसे करेंगे, वो अब हम देखेंगे कि एग्जाम में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि ये टेक्स्ट था, टेक्स्ट तो वही लिए है, पैटर्न भी वही लिए है, ये जो वही क्वेश्चन था ना उसी क्वेश्चन को लिए। ये क्वेश्चन था, इसका बोलेगा ना रेविन कार्प से सॉल्व करने के लिए, तो क्या करेंगे हम लोग, जो a=1, मतलब a से a जो है 1 से 10 हम लोग ले रहे हैं, हम लोग 1 से 10 अपना खुद का एज्यूम से ले रहे हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि तुम 10 तक ही लो।
क्वेश्चन में अगर गिवन है तब तो वो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम कहाँ तक लेना चाहते हो, जहाँ पे वो सारे टैक्स आ जाए। जितना तुम लोगे उतना, मतलब सारे टैक्स आ जाए, बस ये मतलब होना चाहिए। तो सारे टैक्स आ जाए उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे। तो इसका पैटर्न का ये है, पैटर्न का हम लोग क्या निकालेंगे, इस पैटर्न का हम लोग वैल्यू निकालेंगे हैश कोड का। हैश कोड का वैल्यू क्या होगा, m इक्वल टू 3 है तो 4 इंटू 10⁻² प्लस 2 इंटू 10⁻1 प्लस 1 इंटू 10⁻0। ये हमारे पास जैसे हम लोग ऊपर में यहाँ पे निकाले थे ना, जो बताए थे वही चीज है। t का वैल्यू क्या है, तो इसमें t का वैल्यू है 4, ये जो t है इसका वैल्यू 4 है। फिर b का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 1 है, और 10⁻2 मतलब m-1 m-2, और कहाँ तक हम लोग जाते हैं, 0 तक जाते हैं, जहाँ पे 0 आ जाता है वहां रुक जाते हैं। तो ये 421 हो गया। ऐसे ही अब हम लोग इसके बाद में अब हम लोग टेक्स्ट का सब कुछ करेंगे। तो टेक्स्ट का हम लोग करेंगे तो क्या होगा, सी सी ए। तो सी सी ए का अलग से निकालेंगे। सी सी ए का क्या होगा, 3 इंटू 10⁻2 प्लस 3 इंटू 10⁻1 प्लस 1 इंटू 10⁻0। तो 333, ये नो मैचिंग, इसमें कोई मैचिंग नहीं आया। फिर उसके बाद सी ए सी का निकालेंगे, 3 इंटू 10⁻2 प्लस 1 इंटू 10⁻1 प्लस 3 इंटू 10⁻0। तो इसमें भी नो मैचिंग आया। ऐसे कर करके ना हम लोग सबका निकालेंगे, ऐसे ही ये फॉर्मूला लिखेंगे हर एक में, ऐसे करके, है ना। एग्जाम में आएगा तो क्योंकि तब और लिखोगे ही क्या, अगर डायरेक्ट अगर वो लिख दोगे तो वो तो छोटा सा बात हो गया। तो 10 मार्क में अगर आएगा तो ये पूरा तुमको तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये पूरा लिखेंगे, लास्ट में जाके ये आया, लास्ट में ये 421 आया, ये मैचिंग होगा। मैचिंग करने, मैचिंग अगर होगा हैश कोड, ये भी हैश कोड मैच हुआ है। हैश कोड मैच हुआ है तो हम लोग कैरेक्टर को मैच करके देखेंगे, दोनों कैरेक्टर सेम आ रहे हैं तो मैच जो है स्क्रीन जो है वो फॉर्म हो गया। ये हमारे पास था स्ट्रिंग मैचिंग का, जो हम लोग स्ट्रिंग मैचिंग करते हैं। अब जो है ना, स्ट्रिंग मैचिंग के अलावा एक पैटर्न मैचिंग होता है, मतलब वही सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है, बस ये है कि ना कि इसमें हम लोग नंबर्स का यूज करते हैं। स्ट्रिंग में क्या था, तुम कैरेक्टर्स का यूज कर रहे थे मैचिंग के लिए। इसमें हम लोग के पास क्या होता है, वेरियस नंबर होता है, नंबर गिवन होता है, उस नंबर को हम लोग मैच करना होता है। तो नंबर को मैच करना होता है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग के पास एक टेक्स्ट समझो अगर गिवन है, टेक्स्ट गिवन है, ये पैटर्न गिवन है। हम लोग के पास ये जो क्यू है ना, ये क्यू 13, ये या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में या तो ये Q = 13 जो है ना ये गिवन होगा। ये Q = 13 का काम बस यही है ना कि ये मॉड जो हम लोग निकालते हैं, इसी का हम लोग निकालते हैं इसके साथ ही। जैसे कि ये पैटर्न है ना, इस पैटर्न का अगर हम लोग जो कोड निकालेंगे, तो कोड निकालेंगे वो क्या फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला कि जो P mod Q, ये फॉर्मूला हम लोग के पास होता है। तो ये पैटर्न का जो हम लोग मॉड निकालेंगे Q के साथ, तो ये Q का जो वैल्यू गिवन होगा, ये जो Q का वैल्यू जो यूज हो रहा है, ये या तो क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में मान लो कि ये Q का कोई भी वैल्यू नहीं है, तो प्राइम नंबर जो है ना 11 13, इन दोनों में से हम लोग कोई भी एक ले लो। वो तो तुम्हारी मर्जी है कि कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हो। 11 13 लोगे तो वो बहुत, मतलब ज्यादा आसानी से हो जाएगा। तो 11 13 में से कोई एक ले लेना, या तो 11 ले लेना या 13 ले लेना। तो जो तुम्हें अच्छे लगे वो अपना ले लेना। अगर Q का वैल्यू गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में Q का वैल्यू गिवन है, Q = 13 गिवन है। तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग Q का वैल्यू हम लोग अपने मन से 11 नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग अब पैटर्न का हैश कोड निकालेंगे। तो पैटर्न का हैश कोड क्या होगा, P mod Q, तो यानी कि 234। P का मतलब क्या, 234 ये पूरा वैल्यू, और Q mod Q मतलब mod 13। तो mod 13 क्या वैल्यू आया, 0। तो 0 आया। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि हर जो डिजिट है, हम लोग जो है ना टेक्स्ट में हर डिजिट के साथ हम लोग इसको मैच करेंगे, मतलब मतलब टी मॉड क्यू करेंगे हर एक के साथ, मतलब हर 3 के साथ, मतलब ये 3 साइज का है ना, तो हर 3 साइज के साथ हम लोग करेंगे। तो 312 जो है ना, ये 312 है, तो 312 को हम लोग मॉडलो करेंगे 13 से। तो ये 0 आया, ये 0 आया, लेकिन अब हम लोग अगर 0 आया यानी कि मैचिंग हुआ, मतलब क्या मैचिंग तो हुआ, हैश कोड मैच हुआ। अभी 0 आया इसका क्या मतलब है कि हैश कोड मैच हुआ है। अभी हम लोग हैश कोड निकाले थे, हैश कोड यहाँ मैच हुआ है। हम लोग को अगर हैश कोड मैच होता है तो क्या करते हैं, हम लोग उसको कंपेयर करते हैं पैटर्न। अब हम लोग अल्फाबेट को चेक करेंगे, तो 3 और वो इक्वल नहीं है, 1 3 इक्वल नहीं है, 2 4 इक्वल नहीं है, ये पूरा ही इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि स्पूरियस है। स्पूरियस हीट का मतलब कि जिसमें हम लोग के पास जो कैरेक्टर है वो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन जो हैश कोड है वो मैच कर रहा है, तो उसको हम लोग स्पूरियस हीट कहते हैं।
तो ये हो गया 312 का। फिर 123 का क्या होगा, 123 का फिर उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे, मतलब 312 का हो गया, उसके बाद शिफ्ट करेंगे, 123 बचा, 123 का करेंगे तो 6 आया, ये मैच ही नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद 234 ये हम लोग करेंगे तो 234 जो है वो इक्वल टू 0, ये हमारे पास मैच हो रहा है। और फिर कैरेक्टर को भी देखेंगे, कैरेक्टर भी मैच हो रहा है, 234 ये कैरेक्टर भी मैच हो रहा है। तो क्या होगा, ये वैलिडेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग बंद नहीं करेंगे, हम लोग बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को ये भी बताना है ना कि इसके अलावा और कहीं तो नहीं है ना, ऐसा भी तो नहीं है कि पैटर्न 2 बार आया हुआ हो। तो वो भी चेक करने के लिए बाकी सबको भी हम लोग वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सेम प्रोसीजर फॉलो करके वही हम लोग चेक करेंगे कि वो है या नहीं। बाकी सब में तो किसी में ना ही कोई, किसी में 0 ही इक्वल नहीं हुआ। तो नॉट मैचिंग है, सबका नॉट मैचिंग किया बस। तो बस वही शिफ्ट करते जाना है, मतलब 123 आया, 342 आया, मतलब 234 आया, उसके बाद क्या होगा, 348 आएगा, उसके बाद 486 आएगा, उसके बाद 862 आएगा। ऐसे करके बस वैल्यू को शिफ्ट करना है। और मॉड 13 जो है, ये 13 जो है ना, मॉड क्यू ही यूज करते हैं। याद रखना कि मॉड क्यू यूज करते हैं। तो मॉड क्यू का ही हम लोग यूज कर रहे हैं और हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसको एग्जाम्पल करने के लिए ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना खुद से। ये एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए है, तो ये हम सॉल्व भी नहीं किए कि प्रैक्टिस कर लो। तो हो जाए प्रैक्टिस। तो इसका एल्गोरिथम क्या होगा, तो रेबिन कार्ड का एल्गोरिथम क्या होता है, तो रेबिन कार्ड टीपी, ये जो टी है ये क्या है, तो ये टेक्स्ट है। हम लोग इसमें हम लोग के पास क्या होता है, एक टेक्स्ट होता है, एक पैटर्न होता है। टेक्स्ट और पैटर्न है तो टीपी, तो ये टी जो है टेक्स्ट है, पी जो है पैटर्न है। तो एन इक्वल टू टी लेंथ, मतलब जो टी लेंथ जो है ना, टी लेंथ का मतलब क्या हो गया, एन का वैल्यू असाइन हो रहा है किसकी, मतलब टी लेंथ जो वैल्यू है ना वो असाइन हो रहा है एन को। तो एन के पास जो है वो क्या आएगा, तो टी का टोटल लेंथ आ रहा है, टेक्स्ट का कितना बड़ा टेक्स्ट है वो आ रहा है एन में। एम में क्या आ रहा है, तो पैटर्न का कितना लेंथ है वो आ रहा है। अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे, हैश मतलब हैश स्कोर बनाएंगे, एचपी मतलब पैटर्न के लिए हैश एचपी बनाए। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक जो पूरा पैटर्न है ना उसका हम लोग हैश स्कोर हम लोग इंक्लूड करेंगे। फिर एक एच टी बनाए जो हैश कोड बताएगा टी के लिए, मतलब जो टेक्स्ट है ना उस टेक्स्ट के लिए जो हैश कोड बनाएगा, उसके लिए हम लोग एच टी यूज करेंगे। वो क्या करेगा, हैश बनाएगा टी का जो है ना हैश बनाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, फॉर शिफ्ट इक्वल टू 0, ये जो एस है ना, ये एस डोनेट करता है शिफ्ट। अभी हम लोग स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में कोई शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हम लोग कोई शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ये एलिमेंट है ना, समझो मान लो कि यही था, ये जो था इसमें हम लोग या कोई छोटा एग्जाम्पल लो, जैसे कि है ना 1 2 3 4 5 है समझो, और पैटर्न का साइज है 1 2 3, ये समझो छोटा एग्जाम्पल है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कोई शिफ्ट नहीं है, यहाँ पे से कोई शिफ्ट नहीं है। और शिफ्ट हम लोग कब कर रहे हैं, ये पहला बार हो रहा है तो ये दूसरा यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाके बस यहाँ पे ये जो है ना आखिरी बार शिफ्ट हुआ। ये शिफ्ट कहाँ तक रन हुआ, तो ये जो टेक्स्ट का पूरा लेंथ था, ये पूरा लेंथ एन था, और ये जो पैटर्न का पूरा लेंथ है ये एम है। तो एन माइनस एम टाइम तक ना वो रन हुआ, मतलब एन माइनस वन, ये टोटल जो है वो क्या था 5, और ये कितना है, ये है समझो हम लोग के पास 3, तो 5 - 3 जो है ना वो क्या हुआ, 0 1 2, बस यहाँ तक गया, 3 बार शिफ्ट हुआ, 0 से 1 गया, 0 और फिर 1 से 2 गया। हाँ तो बस यही 3 बार शिफ्ट हुआ, मतलब 0, मतलब 0 पे था तब शिफ्ट हुआ, फिर 1 पे था तो शिफ्ट हुआ, फिर 2 पे था तो शिफ्ट हुआ, 3 बार हम लोग के पास शिफ्ट हुआ। तो 3 बार जो शिफ्ट है ना, बस वो हम लोग के पास है कि फॉर एस इक्वल टू 0 से लेके एस n - 1 तक। और हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि जो कोड है, जो हैश कोड है, यहाँ पे ये एचपी और एचटी क्या डोनेट कर रहा है, हैश कोड को। तो हैश कोड अगर मैच कर रहा है या नहीं वो चेक कर रहा है। इफ HP is equal to HT, मतलब हैश कोड ऑफ द पैटर्न इज इक्वल टू हैश कोड ऑफ द टेक्स्ट, तब क्या करेंगे, हम लोग सारे पैटर्न को मैच करेंगे, मतलब सारे जो अल्फाबेट है, सारे अल्फाबेट को अगर मैचिंग हो रहा है तो क्या करते थे, जहां पे जैसे कि यहाँ पे हम लोग के पास मैच हो रहा था, ये मैच हो रहा था तो क्या करते हैं, मैच करने पे कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इनको कंपेयर करेंगे, फिर इनको कंपेयर करेंगे, तो जो 3 कैरेक्टर तीनों कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे। तो वही हम लोग किए, इसको हम लोग पूरा कंपेयर किए।
तो अगर ये भी अगर इक्वल हो जाए, सबको कंपेयर करने पे भी अगर इक्वल हो जाए, तब हम लोग क्या लिखेंगे कि पैटर्न फाउंड विद द शिफ्ट। कौन से शिफ्ट पे फाउंड हुआ, तो वो भी हम लोग लिख देंगे पैटर्न फाउंड। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, अगर s इज लेस देन n-1, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या होगा, एच टी इक्वल टू क्या करेंगे, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ना, s+1 यूज क्यों किए, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जहां पे जो वैल्यू है ना उससे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो s+1 और फिर s+m जो है वहां पे हम लोग बस एक वैल्यू जो है ना शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे दिखाना, यहाँ पे क्या था, जैसे कि 312 था, 312 के बाद क्या किए हम लोग ना, एक वैल्यू शिफ्ट किए, 1 2 3 पे गए। तो 1 2 3 पे गए, तो 1 2 3 का मतलब एक एक वैल्यू सब में शिफ्ट हो गए, सब में हम लोग एक वैल्यू शिफ्ट हुए, तो इसके लिए हम लोग ये कोड यूज किए। तो बस यही हम लोग के पास सिंपल सा रेबिन कार्प मेथड था। तो ये बस रेबिन कार्प है। अब जो है ना अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम, ये एक जो हम लोग के पास इसमें ना मेनली आता है, इसमें वर्टेक्स कवर का, वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम ये है बस मेनली। तो अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम का बस ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन पढ़ लेना, और उसमें एक मैक्सिमाइजेशन होता है, एक मिनिमाइजेशन होता है, दोनों का फॉर्मूला बस एमसीक्यू के लिए पढ़ लेना, ये एमसीक्यू के लिए फॉर्मूला पढ़ लेना। और ये अप्रोक्सीमेशन का जो है ना बस एल्गो डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन बस पढ़ लेना। तो बस इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से ये एनपी कंप्लीटनेस जो है ना उस प्रॉब्लम को डील करता है ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है ये। तो अब इसमें जो प्रॉब्लम है, इसमें मेन प्रॉब्लम है वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम। तो वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम आखिर होता क्या है, तो वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम जो है ना एक ऐसा सबसेट वेक्टर है जिससे ना सारे एज को कवर कर किया जा सके। जैसे कि है ना, इसमें जो वर्टेक्स कवर क्या होगा, इसमें समझो अगर हम लोग वन अगर नोड सेलेक्ट किए, वन नोड सेलेक्ट किए, तो ये एज और ये एज हो गया, ये दोनों एज हो गया। उसके बाद हम लोग अगर थ्री अगर हम लोग सिलेक्ट करें तो क्या हो, ये एज भी हो गया। मतलब ये जो वर्टेक्स के बीच में जो एज है ना, वो हम लोग देख रहे हैं ना कि सारे एज कवर हो जाए। तो अगर हम लोग वन नोड को सिलेक्ट किए हैं, फर्स्ट नोड को, तो क्या हो रहा है, तो ये दोनों नोड्स, ये दोनों एज, ये दोनों जो एज है ना, ये दोनों एज कवर हो रहे हैं। फिर थर्ड नोड को ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो सिक्स नोड को जो है ना, 3 6 का जो एज है वो कवर हो रहा है। फिर समझो मान लो कि 5 एज हम लोग ले रहे हैं, इसमें हम लोग रैंडमली कोई भी अभी ले रहे हैं, इसमें हम लोग वर्टेक्स कवर में कुछ भी ले सकते हैं। अभी तो अभी हम लोग जो मन है वो ले रहे हैं, तो 5 अगर हम लोग ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये और ये तीनों कवर हो जाएंगे। तीनों एज जो है इससे जुड़े हुए हैं ना, तीनों कवर हो जाएंगे 5 लेने पे। तो 5 का भी हो गया, फिर 2 अब लेंगे तो 2 और 4 का जो एज बच गया था बस वो कवर हो गया। अब कोई एज ऐसा है ना जो बाकी नहीं है, सब एज कवर हो चुका है। तो जो हम लोग के पास एक सबसेट बन के आता है जिसमें सारे एज कवर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स कवर। अगर इसी में अगर हम लोग के पास मिनिमम वर्टेक्स कवर क्या इसको कहेंगे, तो हम लोग को मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि मिनिमम साइज वर्टेक्स कवर फाइंड आउट करना है। मिनिमम साइज वर्टेक्स कवर क्या होगा कि ये जो सबसेट है ना, ये चार का क्या है, ये ऐसा हम लोग सबसेट लेंगे ना कि जिससे ना वो कम से कम वर्टेक्स को कम से कम जो नोड है ना, कम से कम नोड में हम लोग सारे वर्टेक्स को कवर कर सके। तो इसमें अगर हम लोग लें, सबसे पहले अगर हम लोग 2 को ले लें, तो 2 को अगर मान लो कि हम लोग 2 को लिए, तो क्या-क्या कवर हो गया? ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये 3 कवर हो गए। उसके बाद इसमें हम लोग रेड पेन से यूज़ करके बता देना। एक मिनट, ये है ना, समझो अगर हम लोग 2 को ले रहे हैं, ये हम लोग 2 को लिए, तो क्या-क्या कवर हो गया? ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। 2 को हम लोग लेने पे ये 3 कवर हो गया। अब समझो 3 को ले लिए, ये 3 को ले लिए, तो क्या-क्या कवर हो गया? ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। तो ये दोनों इतना हम लोग के पास कवर हो गया। अब हम लोग अगर 5 को कवर ले लें, 5 को अगर हम लोग कवर करें, तो क्या होगा? ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। तो टोटल सारे जितने एस थे ना, सब कवर हो गया। तो ये हमारे पास बन के आया मिनिमम वर्टेक्स कवर। तो 2 3 5 जो है वो क्या है, मिनिमम वर्टेक्स कवर है। तो बस बेसिकली जब भी अगर ऐसा कोई 2 ब्रांचेस करके आए ना, तो अगर वर्टेक्स कवर का मतलब क्या हुआ कि 1 2 या फिर 3 2, 3 2 जो है ना, मतलब पहले 3 लेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वाला, फिर 2 से ये वाला। तो बस ये हुआ वर्टेक्स कवर। और मिनिमम वर्टेक्स कवर का मतलब क्या हो जाएगा, बस 2 अगर हम लोग सेलेक्ट कर लें, 2 से जुड़ा हुआ क्या है, ये दोनों ही 2 से जुड़ा है, तो बस 2 सेलेक्ट करेंगे तो भी मिनिमम वर्टेक्स कवर बन जाएगा। तो ये बस हमारे पास मिनिमम वर्टेक्स कवर का है।
अब जो है ना मिनिमम वर्टेक्स कवर फाइंड आउट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका, सबसे सिंपल जो है ना वो यही है। हम लोग के पास इसमें क्या करेंगे, जो भी हम लोग के पास ग्राफ गिवन होगा उस ग्राफ से ना कितने एज कवर हैं, मतलब कितने एज जुड़े हुए हैं वो लिख देंगे। जैसे कि ये ग्राफ है या फिर ट्री है, कुछ भी है, ग्राफ ही अगर आया तो ग्राफ का ही, या फिर ट्री आया तो ट्री का ही, कितना एज कवर है वो हम लोग लिखेंगे। तो 4 में कितना एज कवर है, बस एक एज कवर है, तो 4 का 1 हुआ। 2 में कितना कवर है, तो 2 का ये जो 2 से 1 है, 2 से 4 है, 2 से 5 है, तो 3 कवर है, 3 हो गया। फिर 5 से कौन कौन कवर है, 5 से 2 कवर है, 5 से 7 कवर है, 5 से 8 कवर है, तो 3 कवर है, तो 3 हो गया। 7 से कौन कौन कवर है, तो 7 से 5, फिर 8 से क्या, तो 8 से 5, तो एक एक कवर है। फिर 3 में क्या है, तो 3 में क्या हो रहा है, तो 3 से 1 है, 3 से 6 है, तो 2 कवर हो रहे हैं, तो 2 हो गया। 1 में क्या है, 1 से 2, 1 से 3, तो इसमें भी 2 कवर हो रहे हैं। ये 6 में क्या है, 6 से बस 3 में कवर हो रहा है, तो सी मतलब कनेक्ट हो रहा है, तो 6 में क्या है, तो 1 इसका एज है। तो बस ये हमारे पास सबका जो है ना, सबका जो नंबर ऑफ एज है कनेक्टेड, नंबर ऑफ एज कनेक्टेड जो है वो हम लोग लिख लेंगे ऊपर में। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस एज का जो वैल्यू है सबसे मैक्सिमम होगा, जिस भी एज का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा उसको हम लोग सबसे पहले कट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 2 को कट किए, तुम चाहो तो 5 को भी कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू तो सबसेट हम लोग को बनाना है ना, तो चाहे अगर तुमको 2 3 5 आए या फिर तुमको 5 2 3 आए, क्या ही फर्क पड़ता है, तुमको वैल्यूज तो तीन ही आए ना। ये टोटल जो लेंथ है, ये लेंथ क्या हुआ, तीन ही आए ना, इसमें भी लेंथ क्या हुआ, तीन ही आए ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहोगे ना कि ये 3 है, ये भी 3 था, हम 5 क्यों ना ले, तो 5 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर हम लोग 2 लिए हैं, तो 2 ही अगर लिए हैं, तो 2 लेने का क्या होगा, तो 2 अगर हम लिए हैं तो क्या करेंगे, 2 का तो हम लोग पूरा कट कर देंगे, 2 को पूरा कट कर देंगे। अब उसके बाद जो वैल्यू बचा है ना 2 से कनेक्टेड जितना है, उसमें से हम लोग 1 माइनस कर देंगे। 2 का जो है ना 2 पूरा कट हो गया, तो क्या मतलब कि वो एज अब काम का नहीं रहा उसका। तो 4 से 2 जो है वो तो अब काम का नहीं रहा, क्योंकि 2 अब जो है कट चुका है, कट चुका है। 2 कट चुका है, तो 4 से 2 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, तो इसीलिए हम लोग 1 माइनस कर रहे हैं। तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। 3 माइनस 1 क्या होगा, तो 2, ये 2 बन जाएगा। फिर 1 माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 क्या होगा, तो 1। ये हमारे पास टेबल बन के आ जाएगा। देखो 1 2 तो कट गया, 4 0 हो गया, 5 2 हो गया, ये हमारे पास बन के आ गया। 2 को कटने के बाद, 2 को कटने के बाद ये बना। अब इसमें हम लोग देखेंगे मैक्सिमम कौन है, इसमें भी देखो मैक्सिमम कौन है, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, दोनों में 2 है, ये 2 मैक्सिमम है। तो दोनों में से जो काटने का मन तुम्हारा, तुम 5 काटने का मन तो 5 काटो, 3 काटने का मन तो 3 अगर हम लोग काटे हैं, 3 अगर हम लोग काट दें तो क्या होगा, 3 काटेंगे तो बाकी में से क्या करेंगे, जो 3 से कनेक्टेड है, बाकी में का मतलब ये नहीं है ना कि तुम सब में से माइनस कर दो, जो 3 से कनेक्टेड है उसमें से हम लोग 1 माइनस करेंगे, बस 1 माइनस करेंगे। तो 1 माइनस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 में था ना कि 5 में ये 2 कट गया था, तो 5 का 3 था ना, तो 3 माइनस 1 ही किए थे। ऐसा नहीं है ना कि तुम कुछ भी माइनस कर दो, एक ही माइनस करना एक बार में। तो 3 कट गया है, तो 6 में से क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1 में से क्या होगा, ये 0 हो गया। तो ये दोनों भी समझो 0 हो ही गया है। अब हम लोग क्या बच गया, अब हम लोग के पास ये बच गया, ये टेबल बच गया। 2 और 3 तो कट चुके हैं, बाकी ये दोनों 0 है, ये भी 0 है, तो इनको तो कंसीडर करना ही नहीं है, ये 0 हो गए, तो इनको तो लेना नहीं है। बच क्या गया, 5 का 2, 7 का 1, 8 का 1, तो ये 2 ज्यादा बड़ा है, तो इस 2 को हम लोग कट करेंगे, मतलब 5 का वैल्यू को कट करेंगे। 5 का वैल्यू को कट करेंगे तो क्या होगा, सारे वैल्यू 0 हो गए और 3 वैल्यू कट गए। तो जो 3 वैल्यू कटे हैं उन 3 वैल्यू का यही आंसर हो गया। ये 2 3 5 जो है, 3 वैल्यू कटे, यही 2 3 5 जो है ना, ये आंसर हो गया। ये हो गया मिनिमम मिनिमम वर्टेक्स कवर। तो मिनिमम वर्टेक्स कवर हम लोग ऐसे निकालते हैं। मिनिमम वर्टेक्स कवर निकालना बहुत ईजी है, आराम से निकल जाता है। तो ये हमारे पास मिनिमम वर्टेक्स कवर था। अब इसी के बेसिस पे ना अप्रोक्सीमेशन, मिनिमम वर्टेक्स कवर का ना अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम होता है एक, वर्टेक्स कवर का। तो उसमें ना ये एल्गोरिथम क्या कहता है, तो इस एल्गोरिथम में हम लोग के पास जो है ना, जितने एक एक समझो जी जो है, आ, समझो वेक्टर है, डबल वेक्टर है, जिसमें भी जो है ना, वी और ई, वी और ई का मतलब
समझो वर्टेक्स और एज ही होगा सर। either from edge incident from involve भी। हाँ मतलब दो वर्टेक्स, दो एज है ना, दो एज के बीच का जो ग्राफ का जो हम लोग के पास एज है, बस सारे एज को हम लोग के पास गिवन होगा। तो उसमें हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, इस एल्गोरिथम में हो क्या रहा है ना, तो इस एल्गोरिथम में हम लोग एक सी वेरिएबल ले रहे हैं। सी वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सी जो सेट है ना, सी सेट एम्प्टी होगा, सबसे पहले सी एम्प्टी होगा। और एक ई डैश वेरिएबल यूज कर रहे हैं। ई डैश क्या होगा, ई डैश में सारे वैल्यू, जो ये जो वैल्यू है ना, ये सारे वैल्यू होंगे अभी। अभी के लिए ई का सारे, ये जो जी का जितना भी वैल्यू है ना, सारे वैल्यू होंगे। जी का जितना वैल्यू है का मतलब क्या हुआ, ये जो ग्राफ है ना, इसका सारा नोड जितना भी है, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 5, 5 से 7, 5 से 8, तो फिर ये 3 से 6, ये जितना भी है ना, सारे को हम लोग लेंगे। सबको ले लिए, ये इसमें हम लोग ई डैश में हम लोग डाल दिए। अब हम लोग के पास एक लूप चलाएंगे, वाइल ई डैश जो है ना, जब तक ई डैश खाली नहीं हो जाता, ये फाई का मतलब है कि जब तक खाली नहीं हो जाता, ये जो ई डैश वेक्टर हम लोग बनाए, ये जब तक मतलब वेक्टर मतलब ई डैश का जो सेट बनाया है, ये सेट जब तक खाली नहीं होगा तब तक हम लोग ये लूप रन करेंगे। और उसमें हम लोग ना कोई भी अपने मर्जी से कोई भी दो वैल्यू को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब दो वैल्यू का मतलब क्या, कि एक एज को सिलेक्ट करेंगे, एक एज को सिलेक्ट करेंगे। एज में क्या होगा, एज जो है दो नोड से बन के बनेगा, तो यू और भी मान लो कि दो नोड है, उन दोनों नोड से जो सिलेक्ट होके बनेगा, तो लेट यू बी विद आर्बिट्री एज, एज जो है ना आर्बिट्री एज जो कि इसमें मौजूद है, ई डैश में मौजूद होना चाहिए वो। तो वो आर्बिट्री एज इन ई डैश, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, और उसमें अब क्या करेंगे, उसको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, सी में इंक्लूड कर लेंगे, सी में ऐड कर लेंगे। जिसको भी हम लोग आर्बिट्री एज बनाए ना, उसको हम लोग डायरेक्टली इंक्लूड कर लेंगे, इंक्लूड करेंगे। और क्या करेंगे, उस नोड से जितना भी जो इंसिडेंट है सबको हटा देंगे। सबको हटा देंगे मतलब क्या, कि उस उन दोनों से जो जितना भी कनेक्टेड है ना, जैसे कि अगर हम लोग ए बी, अगर मान लो कि ए बी नोड सेलेक्ट किए, तो ए बी का जितना भी होगा सबको हम लोग हटा देंगे। ए बी का जो नोड कनेक्टेड है उन सबको हटा देंगे। और फिर अंतिम में सबसे पहले क्या करेंगे, रिटर्न, मतलब रिटर्न सी, जो वैल्यू जो सी आया, ये जब तक ये तो लूप हो गया, लूप जब खत्म हो जाएगा, लूप खत्म होने के बाद रिटर्न सी है, लूप खत्म होने के बाद रिटर्न सी, तो सारे वैल्यू जब अगर बाहर आ गए तो उसके बाद रिटर्न सी कर देगा। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, कि एग्जाम्पल में कि कैसे अब सॉल्व कर रहे हैं। तो मान लो कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ हम लोग के पास गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या है, c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5 हम लोग के पास पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, ई डैश में हम लोग सारे एज को लिखेंगे। ई डैश में हम लोग क्या करेंगे, सारे एज को लिखेंगे, मतलब ए टू बी लिखे, बी टू सी लिखे, ए टू बी टू सी, फिर सी टू ई, सी टू डी, तो सी टू डी, सी टू ई, फिर उसके बाद क्या हो गया, डी से ई, तो डी से ई, फिर ऐसे ही हम लोग ई टू, और सी टू डी हो गया, और सी टू ई भी हो गया, फिर डी से एफ भी लिख सकते हैं, तो डी से एफ लिख लिया, ई टू एफ लिखे तो ई टू एफ हो गया। बच क्या गया, डी से जी, तो डी से जी, ये सारे एज को लिख लिए। अब ऐसा नहीं है ना कि डी से जी लिखे हैं तो जी से भी डी लिख लो, ऐसा नहीं है। ये सेट है, इसमें हम लोग बस एक बार ही यूज करते हैं। तो ये सेट का हम लोग यूज, सारे सेट का जो वैल्यू था, जितना सेट था, जितना भी एज था, समझो एक तरह से बेसिकली जितना एज है, एक एज है, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एज है, तो 8 ही वैल्यू होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही वैल्यू है। 8 एज है तो 8 वैल्यू है, सारे एज को हम लोग लिख लिए। सारे एज को लिखे, अब हम लोग वही जो थर्ड स्टेप में क्या था, हम लोग व्हाइल लूप रन कर रहे हैं, व्हाइल लूप रन कर रहे हैं तक, जब तक ई5 जो है ना एम्प्टी नहीं हो जाए, ये जो पूरा है ना, ये पूरा खाली नहीं हो जाए, जब तक हम लोग रन करेंगे। अब इसको हम लोग रन करेंगे, और क्या करना था, लेट एज्यूम कर रहे थे यू भी विद आर्बिट्री एज, मतलब अपना मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। तो अपना मर्जी से लेने का मतलब क्या है, हम लोग अगर मान लो कि बीसी को ले लिए, ये जो बीसी है ना, इस बीसी को हम लोग ले लिए, इस बीसी को लिए ना, तो क्या हो जाएगा, इस बी और सी से कनेक्टेड सारे हट जाएंगे। तो ए बी जो है, बी कनेक्टेड है, इसमें भी बी कनेक्टेड है, और सी इसमें कनेक्टेड है, इसमें सी कनेक्टेड है, ये सब हट जाएगा। बी और सी जो अगर हम लोग ले रहे हैं, बी और सी ले रहे हैं, तो बी और सी जिसमें जिसमें है वो सब हट जाएगा। इसमें बी था, इसमें बी था, इसमें सी था, इसमें सी था, सब हट गया। तो बच क्या गया, ई डैश में बच क्या गया, तो ई डैश में बच गया डी ई, ई एफ, डी एफ जी, डी जी।
ये बच गया हमारे पास। और इसको हम लोग सी में भी वैल्यू, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ई एफ को कंसीडर करेंगे। हम लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं ना, मतलब ये सारे को हम लोग डॉटेड लाइन भी दो करेंगे, शो करेंगे, क्योंकि इन लोगों को हम लोग काट चुके हैं, इन सबको काट चुके हैं, इसीलिए हम लोग डॉटेड लाइन से शो किए। बच क्या गया, इतना बस बच गया है, ये जो चार वैल्यू है ना ये बच गया, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, चार वैल्यू बस बच गए, ये चार वैल्यू। अब इसमें से कोई भी एक एज को ले लेंगे, तुम्हारी मर्जी है, तुम ईडी ले लो, कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है ये टोटली। तो अगर हम लोग अगर ईएफ ले रहे हैं, अगर हम लोग ईएफ ले रहे हैं, तो ईएफ लेंगे तो क्या होगा, सी में तो पहले इंक्लूड करेंगे, सी में पहले बीसी को इंक्लूड किए थे क्योंकि बीसी कंसीडर किए। अब ईएफ कंसीडर किए तो क्या होगा, सी में हम लोग ईएफ को भी ऐड कर देंगे, तो सी में क्या हो जाएगा, बीसी ईएफ, ईएफ को हम लोग ऐड कर लिए, तो ईएफ को ऐड किए तो ईएफ वाला सारे हटा देंगे, मतलब इसमें ई है, इसमें ईएफ है, इसमें एफ है, सबको हटा दिए, बच क्या गया, बस डीजी। डीजी बस अकेला बच गया, उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, सी में वैल्यू हम लोग डाल देंगे, बस ई फाइव एम टी हो गया। ई फाइव अगर जैसे ही एम टी हुआ तो ये सी डी का आंसर हो गया, जो सी अभी है हमारे पास, सी का वैल्यू जो अभी 6 था वो आ गया। तो लेकिन ये क्या है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका ना वो हम लोग बनाएंगे, जो हम लोग के पास जो था ना, ये फॉर्मूला जो था ऐसा वाला, वैल्यू जो पुट करने वाला, वो हम लोग ग्राफ बना के वर्टेक्स कवर निकाल सकते हैं। वो निकाल के ही चेक कर लेना, बहुत इजी है, मतलब मिनिमम वर्टेक्स कवर का तो बता ही दिए ना कि बहुत ज्यादा इजी है। मिनिमम वर्टेक्स कवर जैसे कि अगर यही है ना, इसका हम लोग मिनिमम वर्टेक्स कवर निकालने जाएंगे, तो डी में कितने नोड है, एक नोड कनेक्ट है, दो नोड कनेक्ट है, तीन नोड कनेक्ट है, डी में 3 हो गया, जी में 1 हो गया, एफ में 2 हो गया, ई में क्या हो गया, ई में भी 2 है, सी में क्या है, 3 है, बी में क्या है, 2 है, ए में 1 है। 3 वाला पहले कटेगा, मान लो अगर हम लोग डी को काटे तो क्या हो गया, ये कट गया, ये भी कट गया, तो इसमें अब हम लोग के पास वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, 2 हो जाएगा, इसमें वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अब बच क्या गया, हाईएस्ट क्या है, सी को अगर हम लोग काट लें तो ये कट गया, ये कट गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो अब हम लोग के पास यही बस वैल्यू बच गया है, इसको हम लोग अब चाहेंगे तो काट सकते हैं, और आ, ये तो सारे कट ही गए, ये तो पूरा कट ही गया था, तो ये तो जीरो ही हो गया, तो बस बच क्या गया एक ये, तो उस वैल्यू को हम लोग इंक्लूड कर लिए। तो बस ऐसे ही हम लोग सॉल्व करना है, मतलब मिनिमम वर्टेक्स कवर हम लोग को इसका निकालना है। मिनिमम वर्टेक्स कवर ये आया, उसका मिनिमम वर्टेक्स कवर का वैल्यू 3 आया, तो मिनिमम वर्टेक्स कवर का जो वैल्यू आया और जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम लोग उसको सॉल्व करके किए, अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन से, अप्रोक्सीमेशन का मेथड से, अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम से जो हम लोग के पास वैल्यू आया, ये जो सी का वैल्यू, ये वैल्यू और ये जो मिनिमम वर्टेक्स कवर करके जो वैल्यू आया, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। मिनिमाइजेशन अगर हम लोग को क्वेश्चन में अगर मिनिमाइजेशन है, सी अपॉन सी स्टार करेंगे, और अगर मैक्सिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ देखो सबसे पहले ऊपर में ही था, मैक्सिमाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, तो सी अपॉन सी स्टार जो है, मतलब सी स्टार अपॉन सी जो है वो लेस देन इक्वल टू पी एन होना चाहिए। मिनिमाइजेशन में क्या होता है, तो उल्टा हो जाता है, बस यही अंतर है। मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन का अंतर क्या है, तो बस यही अंतर है कि उल्टा हो जाता है। इसमें मिनिमाइजेशन का वैल्यू निकालना है, तो सी अपॉन सी स्टार इज लेस देन इक्वल टू पी एन, तो मतलब 6 अपॉन सी का वैल्यू 6 है। ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया है, ये वैल्यू आया है मिनिमम का, इसको हम लोग सी स्टार से डोनेट करते हैं, तो सी स्टार का वैल्यू 3 आया, तो 3 6 डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन इक्वल टू पी एन, तो Pn इज बेसिकली, Pn जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, बस यही हमारे पास मैक्सिमाइज मिनिमाइजेशन निकालना था, वो निकाल लेंगे। ये हो गया हमारे पास, समझो वर्टेक्स कवर। यहाँ तक जो भी है ना यूनिट 5 में समझने का बस यही पे है, और बाकी जो भी टॉपिक है वो थ्योरी है या फिर बहुत इजी है, या तो थ्योरी है या बहुत इजी, जैसे कि सेटिस्फेबिलिटी है, ये सेटिस्फेबिलिटी बहुत इतना ज्यादा इजी है कि बस तुम देखोगे ना तो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। बूलियन अलजेब्रा बस जैसा है ये, मतलब बस तुम्हें और गेट और एंड केस बस ये मालूम होना चाहिए कि और में क्या होता है, एंड में क्या होता है। इसमें अगर फॉर्मूला अगर इवेल्युएट कर रहा है ट्रू से, अगर फॉर्मूला ट्रू हो रहा है तो सेटिस्फिएबल है, फॉल्स हो रहा है तो अनसेटिस्फिएबल है, बस दो चीज है, दो चीज याद करना है। अगर ट्रू हो रहा है तो सेटिस्फिएबल, फॉल्स हो रहा है तो अनसेटिस्फिएबल। और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, मान लो कि एक एफ है, एफ जो है ना ए एंड बी नॉट है, इसमें ए अगर ट्रू गिवन है और बी अगर फॉल्स गिवन है, तो इसका अगर हम लोग ए एंड अगर बी नॉट है, तो ए एंड बी नॉट का मतलब क्या हो गया, ए का वैल्यू ट्रू ट्रू है, बी नॉट का वैल्यू का मतलब क्या, फॉल्स का नेगेटिव, फॉल्स का नेगेटिव क्या होता है, ट्रू, तो फॉल्स का नेगेटिव ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू क्या होगा, ट्रू,
तो वही ट्रू है, तो ये सेटिस्फिएबल है। अब ऐसे ही अगर ए एंड ए बार है, तो ए एंड ए बार का मतलब क्या हो गया? ए का वैल्यू ट्रू, ए बार का मतलब ट्रू का अपोजिट क्या होता है? फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ये कभी नहीं हो सकता। एंड गेट में क्या होता है? एंड गेट में ट्रू एंड ट्रू होता है तभी ट्रू होगा, बाकी सब में फॉल्स होता है। तो और गेट में क्या होता है? और गेट में ये होता है कि फॉल्स एंड फॉल्स होता है तभी फॉल्स होता है, बाकी सब में ट्रू होता है। बस यही हम लोग को एंड गेट और गेट का मतलब मालूम होना चाहिए। ट्रू एंड फॉल्स का क्या मतलब हो गया? फॉल्स। फॉल्स का मतलब अनसेटिस्फिएबल। अब इसमें ना दो टाइप होते हैं, एक टू सेट सीएनएफ। सीएनएफ का फुल फॉर्म याद रखना, कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म। टू सेट का मतलब क्या हो गया कि दो क्लाउजेस, जो क्लाउजेस है ना वो दो टर्म के हैं। एफ जो इस फॉर्म में रहता है, एफ जो है ना A1 A2, और फिर ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन का है। क्लाउजेस के बीच में ये डिसजंक्शन है और ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है। इसको ज्वाइंट, ये देखो लिखा भी है, ज्वाइंट बाय कंजंक्शन। दो जो क्लाउजेस है ना, क्लाउजेस ऑफ टू टर्म, ये पूरा जो है ये एक क्लाउज है, ये एक क्लाउज है। इस एक क्लाउज में क्या है? दो टर्म है, दो टर्म है, दो टर्म A1 एंड B2। दो टर्म अगर रहेंगे इसीलिए इसको टू सेट, टू सेटिस्फिएबिलिटी CNF। और अगर ऐसे में अगर तीन अगर रहेंगे, तीन रहेंगे A1 AB1 C1, तो थ्री सेट। ऐसे बस थ्री टर्म्स इन ईच क्लाउज, बस यही है। अब PNNP में ना बस हम लोग को बेसिक डेफिनेशन पढ़ना है MCQ के लिए, और थोड़ा बहुत अगर रिटर्न में आ गया तो उसके लिए। बस रिटर्न में क्या आ सकता है? एक्सप्लेन करने PNP प्रॉब्लम, तो उसमें हम लोग यही सब बस एक्सप्लेन करके आएंगे, डेफिनेशन जो है। और ये ग्राफ है, इस ग्राफ में मतलब बेसिकली है ना कि अगर एनपी हार्ड है और एनपी है, अगर एनपी हार्ड का जो सॉल्यूशन है वो रिड्यूसेबल, मतलब एनपी हार्ड का सॉल्यूशन जो वो रिड्यूसेबल है अगर एनपी में, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एनपी कंप्लीट हम लोग उसको कहते हैं। बेसिकली एक तरह से अगर जो भी एनपीआर प्रॉब्लम है वो अगर एनपी के अंदर भी आ रहा है तो उसको हम लोग एनपी कंप्लीट कहते हैं। बस यही एक छोटा सा है। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो है, डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम, फिर पी और एनपी, इन सब का बस डिफिनीशन पढ़ना है। ये डिफिनीशन जो है ना नेक्स्ट पेज में अलग से, हम तो ये लिखे भी नहीं है। बस इस सब का जो है ना डिफिनीशन जो है, जैसे कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक का और डिटर्मिनिस्टिक का जो है ना, यहाँ देखो एक छोटा सा डिफिनीशन है। फिर ये डिटर्मिनिस्टिक का है, फिर एनपी हार्ड में ये पी का और एनपी का डिफिनीशन है, फिर यहाँ पे एनपी कंप्लीट का डिफिनीशन है। बस इसको इतना ही बस छोटा सा पढ़ना है, और बस इतना ही है, और कुछ नहीं है इसमें एनपी और एनपी हार्ड में। एनपी और एनपी हार्ड में हम लोग बेसिकली करते क्या है ना, तो ये पॉइंट है। देखो इसमें हम लोग करते हैं कि रिलेट करते हैं प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम में। अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। ये हम लोग पहला पहला है समझो रूल, कि अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो दूसरा भी सॉल्व होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट कि अगर हम लोग ना मान लो कि कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का हम लोग पॉलिनोमियल टाइम डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम नहीं लिख सकते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे ना कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक, मतलब उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। उस एल्गोरिथम का जो है ना, जो क्या डिटरमाइन जो है ना, वो वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल टाइम में होगा ये हम लोग बता सकते हैं। तो बस वही हम लोग के पास दो पॉइंट है, वही उसी का जो है ना, उसी का ये एग्जांपल है जो अभी बात बताई ना कि हम लोग नॉन डिटर्मिनिस्टिक हम लोग कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। वही हमारे पास ये है। हम लोग के पास जो ये सर्चिंग एल्गोरिथम है ना, सर्चिंग में क्या होता है? नॉर्मली ON लगता है, इसको हम लोग सर्चिंग को O1 में भी कर सकते हैं। कब? अगर हम लोग एक चॉइस नाम का वेरिएबल ले लिए जिसको हम लोग कहे कि हाँ ये वो बस वन टाइम ले रहा है, ये हम लोग कुछ डिफाइन नहीं किए, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं किए हैं कि ये चॉइस है क्या। ये चॉइस एल्गोरिथम जो है ना, ये चॉइस यहाँ पे क्या कर रहा है, वो चॉइस कैसे काम कर रहा है उससे हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। ये चॉइस का वैल्यू कैसे आया उससे नहीं मतलब है। बस अगर ये चॉइस का वैल्यू अगर एक ही बार में दे रहा है, एक ही बार में अगर करेक्ट पोजीशन दे रहा है, तो ये जो है ना डिटर्मिनिस्टिक बन सकता है, लेकिन मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल बन सकता है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। बस यही है हमारे पास एनपी और एनपी। और बस अब ये हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम है, ये यूनिट 4 का जैसा था ना वैसा ही करके भी लिख दोगे ना तो वो उतना नहीं है, बस इसको थ्योरी की जैसे बस कर लेना। ये अगर बुक आया तो ये तो हम इसीलिए बस यूनिट 5 में बस समझो इतना ही है। तो यूनिट 5 बस पूरा इतना ही छोटा सा यूनिट है, और छोटा सा यूनिट में भी ना तीन चार टॉपिक ही है ऐसे जो थोड़े समझने वाले हैं।
3-4 भी शायद नहीं होंगे, 2 ही 3 टॉपिक हैं सिर्फ ऐसे। एक जैसे कि ये अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम जो ये जो था, और इसका ये फाइंड आउट करना है, ये जो फाइंड आउट करना है ना मिनिमम वर्टेक्स कवर, ये फाइंड आउट करना और बस और क्या है। हाँ, रैपिड कार्ड का है, ये रैपिड कार्ड का हम लोग को फाइंड आउट करना है, दूसरा हो गया। फिर तीसरा क्या है? हाँ, स्ट्रिंग मैचिंग में जो हम लोग के पास रैपिड कार्ड तो हो ही गया, वैसे उसी से हो जाता है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये हाइडिंग प्रॉब्लम जो है ना, हाइडिंग प्रॉब्लम का जो हम लोग कैसे काम करता है, वो थोड़ा समझने वाला, मतलब वो उतना भी नहीं है, बहुत ईज़ी है मतलब। और क्विक सॉर्ट जैसा पहले था, बस वही, बस स्टार्टिंग का 2 लाइन बस चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ वही है। इसमें बेसिकली अधिकतर थ्योरी जैसा है, और जो कि बहुत ईज़ी थ्योरी है, मतलब इसका एल्गो भी बहुत छोटा-छोटा है। तो ये यूनिट में तो बहुत अच्छे से आ जाएगा मार्क्स। बस इतना ही है इस यूनिट में। अब अगर टाइम मिला तो हम यूनिट 4 का भी वो डाल देंगे, पर देखो क्या होगा।